हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो अब हम लोग आ गए हैं एमाइंस चैप्टर का रिवीजन में पार्ट 3 लेकर के। इससे पहले आप लोगों को मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 रिवीजन करवा दिया था और ये पार्ट 3 है जिसमें कि हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर रिएक्शन देखने वाले हैं। पहले आप लोग देखिए, इसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अब देखो, इसमें से ये दिया हुआ है 1 डिग्री एमीन, ये दिया हुआ है 2 डिग्री एमीन, ये दिया हुआ है 3 डिग्री एमीन, क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ टोटल 3 कार्बन अटैच्ड है, इस नाइट्रोजन के साथ टोटल 2 कार्बन अटैच्ड है और इसमें मात्र 1 कार्बन अटैच्ड है। और ये क्या है? ये है एल्कोहल। और बच्चों आप लोग जानते हो कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एमीन से, बिल्कुल, क्योंकि एल्कोहल में O है और O के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन यहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है यहां पे और नाइट्रोजन से, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वो होता है ज्यादा पोलर, यानी कि एल्कोहल इज मोर पोलर देन एमीन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन होता है, इसलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्कोहल का। उसके बाद बच्चों याद रखना 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन में अगर सभी का मास सेम है, देख सकते हो यहां भी 2 + 2 4 कार्बन है, यहां भी देखोगे 2 2 4 कार्बन है, यहां भी 4 कार्बन है, तो मास सभी का सेम होता है, तब हम लोग कहते हैं कि 1 डिग्री एमीन का ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, फिर होता है 2 डिग्री का, फिर होता है 3 डिग्री का, क्योंकि 1 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन के साथ 2 H है और सेकेंडरी एमीन में नाइट्रोजन के साथ 1 H है और टर्सरी एमीन में नाइट्रोजन के साथ एक भी H नहीं है, यानी कि नाइट्रोजन जो होता है वो जो यहां पे टर्सरी एमीन होता है, तो टर्सरी एमीन में नाइट्रोजन के साथ H नहीं है, जिसके कारण यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड नहीं बनता है, और यहां पे नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन है तो कम बनेगा H बॉन्ड, और यहां पे 2 H है तो ज्यादा बनेगा H बॉन्ड, और जहां पे ज्यादा H बॉन्ड बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसलिए आप कहोगे 5 के बाद होगा 1, उसके बाद होगा 2, उसके बाद होगा 3, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा 4 का, क्योंकि 4 जो है ना यहाँ पे वो 4 नंबर है यहाँ पे एक्चुअल में एल्केन, और एल्केन में लगता है वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जिसके कारण कि हम लोग कहते हैं कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा एल्केन का और सबसे ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट इसमें एल्कोहल का, क्योंकि वो एल्कोहल का H बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। और उसके बाद एमीन की बातें करूं तो जब सभी का मास सेम हो जाता है तो वहां पे हम लोग कहेंगे कि प्राइमरी एमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है टर्सरी से, क्योंकि प्राइमरी में नंबर ऑफ H नाइट्रोजन से अटैच ज्यादा होता है, नंबर ऑफ H बॉन्ड ज्यादा बनाता है। क्लियर है ना? अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आपको एनसीईआरटी बुक तो आपके पास होगा ही, पेज नंबर 397, एक टेबल नंबर 13.3 इसमें दिया हुआ है, आपको लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसका पीकेबी का वैल्यू दिया हुआ है, उसको मैं सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, जिसका नाम लिखा हुआ है, पहले तो स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए आना चाहिए, तो 13.3 ऐसा दिया हुआ है, टेबल 13.3 एनसीईआरटी का, पेज नंबर 397। सबसे पहले नंबर पे आपको जो कह रहा है वो कह रहा है मिथेनामाइन। मिथेनामाइन किसको कहते हैं बच्चों? तो मिथेनामाइन कहने का मतलब मेरा ये हो गया CH3 के साथ NH2, बिल्कुल ये हो गया मिथेनामाइन। उसके बाद देखिए सेकंड में कह रहा है कि N मिथाइल मिथेनामाइन, तो N मिथाइल मिथेनामाइन कहने का मतलब हुआ ये वाला N मिथाइल मिथेनामाइन। आप अपने एनसीईआरटी से नाम जरूर लिख लीजिएगा, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, नाम इसमें लिखा हुआ है। थर्ड नंबर पे दिया हुआ है NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन, तो NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन कहने का मतलब हुआ CH3 का होल 3 नाइट्रोजन पे हो जाएगा 3 मिथाइल ऐसा। उसके बाद 4 में दे रहा है इथेनामाइन, तो इथेनामाइन कहने का मतलब हुआ मेरा CH3 CH2 NH2, ये हो गया 4 नंबर में इथेनामाइन। उसके बाद दिया हुआ है 5 नंबर में N इथाइल इथेनामाइन, तो N इथाइल इथेनामाइन कहने का मतलब CH3 CH2 NH और CH2 के साथ CH3, इसको कहते हैं N इथाइल इथेनामाइन। उसके बाद देखिए 6 में क्या कह रहा है NN डाई इथाइल इथेनामाइन। बच्चों ये सब क्वेश्चन आप बनाओ, आप जो है ना बहुत ज्यादा एक्सीलेंट स्टूडेंट हो जाओगे, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं NN डाई इथाइल इथेनामाइन, ओके। उसके बाद है बेंजेनामाइन। अब देखिए बेंजेनामाइन किसको कहते हैं? बेंजेनामाइन एक्चुअल में हम लोग कहते हैं एनोलिन को, इसी एनोलिन को हम लोग कहते हैं बेंजेनामाइन। उसके बाद देखिए 8 नंबर में आपको दे रहा है फिनाइल मिथेनामाइन,
और फिनाइल मिथेनामाइन किसको कहते हैं? तो फिनाइल मिथेनामाइन हम लोग कहते हैं CH2NH2 यानी कि बेंजाइल एमीन को, बेंजाइल एमीन को ही कहते हैं हम लोग यहाँ पे फिनाइल मिथेनामाइन, एक कार्बन का पैरेंट चेन तो मिथेनामाइन। उसके बाद देखिए 9th में दिया हुआ है एन मिथाइल एनोलिन, तो एन मिथाइल एनोलिन बोले तो इसका मतलब हो गया 2 डिग्री एनोलिन, ऐसा वाला, इसको हम लोग कहते हैं एन मिथाइल एनोलिन। और 10 नंबर में आप लोगों को जो दे रहा है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन तो हर हाल में आप लोगों को आना चाहिए, हर हाल में ये नीट में पूछा जा सकता है। अब देखिएगा यहां दिया हुआ है एक NN डाइमिथाइल एनोलिन, ऐसा दिया हुआ है ना। अब आप जानते हो यहां पे पीकेबी का वैल्यू लिखा हुआ है, और जब भी आप लोगों को पीकेबी और बेसिक स्ट्रेंथ का आपको रिलेशन निकालना हो तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा केबी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है यहां पे पीकेबी। तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केबी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल पीकेबी। और बच्चों जब तक आप लोगों को ये सब दिया हुआ रहेगा मिथाइल या इथाइल, अब मीडियम क्वेश्चन मेंशन ना हो तब तक आपको एक्वाटिक मीडियम में निकालना होता है। यहां तो टेबल 13.3 में देखोगे मेंशन किया हुआ है एक्वाटिक मीडियम में। आपको मैंने पिछले पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था कि चाहे मिथाइल हो चाहे इथाइल हो, दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ एक्वाटिक मीडियम में 2 डिग्री एमीन का ज्यादा होता है, चाहे मिथाइल हो चाहे इथाइल हो 2 डिग्री एमीन का ज्यादा होता है। यानी कि आपको बताया था अगर मिथाइल होता है तो 213 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री लास्ट में अमोनिया, और इथाइल होता है तो 231 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, यानी कि वहां पे 231 बताया था, मिथाइल में 213 बताया था। अब देखिए यहां पे क्या है, 2 डिग्री वाला मिथाइल वाला भी 2 डिग्री है, और आपको दिखेगा मिथाइल वाला तो 2 डिग्री है ही, इथाइल वाला भी 2 डिग्री है। तो इथाइल वाला भी 2 डिग्री है और मिथाइल वाला भी 2 डिग्री है। आपको यहां पे ध्यान रखना चाहिए ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होता है, आप कहोगे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होता है। अब यहां पे जो इथाइल वाला होता है 2 डिग्री, इथाइल वाले 2 डिग्री का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। उसके बाद यहां पे हो जाता है इसके केस में इथाइल वाला 3 डिग्री, यानी 5 के बाद हो जाएगा 6, देख लीजिए 5 के बाद 6 हो जाएगा। तो इथाइल वाला 2 डिग्री ये कहोगे, उसके बाद इथाइल वाला 3 डिग्री ये कह दोगे, उसके बाद जानते हो बच्चों उसके बाद होता है मिथाइल वाला 2 डिग्री। यस, तो इथाइल वाला 2 डिग्री ऐसे याद रखो, फिर इथाइल वाला 3 डिग्री ऐसे याद रखो, उसके बाद मिथाइल वाला 2 डिग्री यानी कि 2 हो जाएगा। उसके बाद होता है इथाइल वाला 1 डिग्री, बिल्कुल, अब यहां पे हो जाएगा 4। उसके बाद होता है मिथाइल वाला 1 डिग्री, यानी कि ये जो 1 डिग्री मिथाइल वाला दिख रहा है अब हो जाएगा यहां पे 1, ओके, ये हो गया। और उसके बाद होता है बच्चों मिथाइल वाला 3 डिग्री, मिथाइल वाला 3 डिग्री अब आता है, यानी कि 3, ये हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब यहां पे जो बारी आता है वो आता है बेंजाइल एमीन का, क्योंकि बेंजाइल एमीन के आप देखोगे लोन पेयर लोकलाइज्ड है, डिलोकलाइज्ड नहीं है, लेकिन फिनाइल का यहां पे क्या लगेगा -i, तो -i लगने के कारण थोड़ा बेसिक स्ट्रेंथ इसका कम हो जाता है कंपेयर टू वो सब वाला जिसमें एल्काइल लगा हुआ है। अब इसका हो जाएगा 8, और 8 के बाद कौन होगा पता है, यहां पे देखो ये जो 7 है इसका लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, इसका भी लोन पेयर क्या है डिलोकलाइज्ड है, और इसका भी लोन पेयर क्या है डिलोकलाइज्ड है, तीनों का लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है। तब अंतर क्या है, यहां पे 2 मिथाइल का लग रहा है +i, बिल्कुल यहां 2 मिथाइल का +i लग रहा है, और यहां पे 1 मिथाइल का +i लग रहा है, और यहां पे एक भी मिथाइल का +i नहीं लग रहा है। तब हम लोग जानते हैं कि जो सारे के सारे ऐसा दिया हुआ है आपको, यानी 7 में 9 में 10 में तीनों में लोन पे डिलोकलाइज्ड है। तब यहां पे हम लोग देखते हैं कि तीनों में जब लोन पे डिलोकलाइज्ड है कहां पे +i लगा हुआ है ज्यादा, तो +i बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। यानी कि अब हम लोग कहेंगे 8 के बाद हो जाएगा यहां पे 10, और 10 के बाद हो जाएगा यहां पे 9, और सबसे कम बेसिक यहां पे जो होगा वो हो जाएगा 7। इस तरीके से आप बेसिक स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हर हाल में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से आपको पूछे जा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है बच्चों अच्छे तरीके से, एक एक को ध्यान रखोगे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहां पे पूछेगा तो सबसे ज्यादा हम लोग कहेंगे कि N इथाइल इथेनामाइन, उसके बाद कहेंगे NN डाइइथाइल इथेनामाइन, उसके बाद हम लोग यहां पे कहेंगे N मिथाइल मिथेनामाइन, फिर कहेंगे इथेनामाइन, उसके बाद कहेंगे मिथेनामाइन, उसके बाद कहेंगे NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन, उसके बाद हम लोग कहेंगे फिनाइल मिथेनामाइन यानी कि बेंजाइलमीन, उसके बाद कहेंगे NN डाइमिथाइल एनोलिन, उसके बाद कहेंगे N मिथाइल एनोलिन, और सबसे लास्ट में हम लोग कहेंगे बेंजेनामाइन यानी कि एनोलिन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे मोहन, आप अगर इसको अच्छे तरीके से समझ करके याद रखो, और नाम भी याद रखना,
याद भी आपको रखना है, नाम भी, और उसका पूरा का पूरा, जैसे मैंने आपको याद रखना सिखाया कि इथाइल का 2 डिग्री, फिर इथाइल का 3 डिग्री, फिर मिथाइल का 2 डिग्री, फिर इथाइल का 1 डिग्री, फिर मिथाइल का 1 डिग्री, फिर मिथाइल का 3 डिग्री, उसके बाद बेंजाइल एमीन, फिर टर्सरी एनिलीन, उसके बाद सेकेंडरी एनिलीन, और सबसे कम प्राइमरी एनिलीन। याद हो गया ना सबको? अरे याद हो जाएगा, पढ़ाई तो करो आप बिल्कुल हो जाएगा, कोशिश तो करो। उसके बाद देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन यहां से आप लोगों को रहता है, अगर आप लोगों को कंजुगेट बेस में बनाने के लिए सिखाऊं, कंजुगेट बेस, तो ध्यान दोगे होता क्या है। जैसे कि मेरे को अगर दिया हुआ है कहीं पे अमोनिया, तो अमोनिया एक बेस है, और बेस जब H+ को पिक करता है तो बनता क्या है, यहां पे जो बनता है कंजुगेट एसिड, यानी कि बेस प्लस प्रोटॉन इक्वल टू जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं कंजुगेट एसिड। इसको कंजुगेट एसिड कहते हैं और इसको बेस कहते हैं। तो ये हो गया अमोनिया का कंजुगेट एसिड। उसके बाद सुनिए, अगर आपको 1 डिग्री एमीन देता है तो 1 डिग्री एमीन ये हो गया, और 1 डिग्री एमीन एक बेस हुआ, और ये अगर H+ को पिक करता है, इसका जो कंजुगेट एसिड बनेगा वो इस तरीके से बनेगा RNH3+। इसी तरीके से आप ले सकते हो, अगर मान लीजिए R2NH, और ये R2NH सेकेंडरी एमीन हो गया, और सेकेंडरी एमीन एक बेस का काम कर रहा है, वो जब H+ को पिक करता है तो ये फॉर्मेशन करता है R2NH2+, ये इसका कंजुगेट एसिड हो गया। 4 की बातें करें, ये हो गया टर्सरी एमीन, और टर्सरी एमीन भी जब एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो यहां पे भी इसका कंजुगेट एसिड बनता है, और ये हो जाता है R3NH+। और आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, हम लोग पढ़ते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। यानी कि हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +I+M, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है -I-M। क्यों? क्योंकि कंजुगेट एसिड एक केटायन है, तो जब कंजुगेट एसिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करता है? डोनर। यानी कि +I+M स्टेबलाइज करता है कंजुगेट एसिड को। ध्यान रखोगे होता क्या है, अगर मेरे को पूछा जाता है, अगर इस क्वेश्चन में से पूछा जाता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड इन गैस फेज, ठीक है, गैस फेज और इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, और इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऐसा आपसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे ज्यादा यहां पे स्टेबल कौन सा होगा? R3NH+। R3NH+, क्यों? क्योंकि यहां पे 3 R का +I लग रहा है। उसके बाद हो जाएगा यहां पे R2NH2+, क्योंकि यहां पे इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर 2 R का +I लग रहा है। उसके बाद हो जाता है यहां पे RNH3+, क्योंकि यहां पे हम लोग कहते हैं 1 R का +I लग रहा है, और सबसे कम स्टेबल यहां पे कंजुगेट एसिड जो होने वाला है वो होगा NH4+, किसी का भी +I नहीं है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाता है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज और इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, मतलब कोई ऐसा सॉल्वेंट जो H बॉन्ड नहीं बना सकता हो, तो जो H बॉन्ड नहीं बना सकता हो उस सॉल्वेंट में बात कर रहा है। बच्चों अगर क्वेश्चन में मेंशन करके पूछेगा कि गैस फेज में बताना है आपको बेसिक स्ट्रेंथ, या फिर बताना है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तभी आपको ये आंसर करना है, और उसके आधार पे आप लोगों को कहना है कि आपको कि सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट एसिड किसका है? टर्सरी का। इसलिए हम लोग कहेंगे कि सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ यहां पे होगा R3N, ठीक है। अरे बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग निकालेंगे किसका? एमीन का। तो एमीन हम लोगों का ये है ना, ये तो कंजुगेट एसिड था, उसका हम लोग निकाल रहे थे स्टेबिलिटी, तो टर्सरी एमीन हो जाएगा क्योंकि मोर स्टेबल कंजुगेट एसिड उसी का है। उसके बाद सेकेंडरी का हो जाएगा, उसके बाद प्राइमरी का हो जाएगा, और सबसे कम बेसिक यहाँ पे अमोनिया हो जाएगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ को +I बढ़ाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे 3 इल्काइल का +I लग रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, लास्ट में अमोनिया। ये कब हुआ? ये हम लोग कहते हैं कि जब आपको मीडियम मेंशन करके पूछा जा रहा है, वो भी यहां पे मीडियम मेंशन कर दिया गया है, गैस फेज या फिर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट, तभी आंसर कहना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो वहां पे आप लोगों को बताया था मैंने, लेना होता है एक्वाटिक मीडियम। जब तक क्वेश्चन में मीडियम मेंशन नहीं किया हुआ है
तब तक आपको लेना है एक्वाटिक मीडियम। या फिर अगर आपको क्वेश्चन में मीडियम मेंशन कर दिया गया है कि एक्वाटिक मीडियम है या फिर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेंट है यानी कि वाटर दिया हुआ है, तब तो आप आराम से वहां पे सॉल्वेशन इफेक्ट लगाते हो। तो देखोगे इस बात को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं कि अगर सॉल्वेशन इफेक्ट के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है कहीं पे, तो बच्चों जैसे कि आप लोगों को दिया हुआ है अमोनिया का कंजुगेट एसिड, तो अमोनिया का जो कंजुगेट एसिड होता है वो आप सभी को ही जानते हो, इसमें NH4+ होता है। तो NH4+ हो गया कंजुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। इसमें कितने H बॉन्ड बनता है? इसमें टोटल 4 H बॉन्ड बनता है। आप कहोगे सर जी ये सब पढ़ना है क्या? थोड़ा एनसीईआरटी पलट के तो देखो कितना पढ़ना है। अब यहां पे ऐसा दिया हुआ है 4 H बॉन्ड। अब प्राइमरी एमीन का कंजुगेट एसिड देखिए, तो प्राइमरी एमीन का जो कंजुगेट एसिड होता है वो कुछ ऐसा होता है, यानी कि इस पे होता है 3 हाइड्रोजन और N+ से अटैच्ड जितना हाइड्रोजन है उतना H बॉन्ड बनेगा। तो यहां पे एक ये बनेगा H बॉन्ड, एक इसके साथ में ये बनेगा H बॉन्ड और एक ये बनेगा H बॉन्ड, यानी टोटल बनेगा 3 H बॉन्ड। उसके बाद सेकेंडरी एमीन की बातें करें, तो सेकेंडरी एमीन की बातें करें तो यहां पे नाइट्रोजन से अटैच्ड 2 होता है हाइड्रोजन एटम। कंजुगेट एसिड ऑफ सेकेंडरी एमीन की बात कर रहा हूं। तो जब आप यहां वाटर में डालते हो बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। ध्यान से सीखिएगा, कौन सा इफेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं? इस इफेक्ट को हम लोग यहां पे कहते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। यानी कि आखिरकार पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि वाटर में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेंज क्यों हो जाता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लेते हो यहां पे टर्सरी एमीन, तो टर्सरी एमीन में कुछ इस तरीके का होता है कंजुगेट एसिड, जिसमें कि नाइट्रोजन से अटैच्ड सिर्फ एक होता है हाइड्रोजन एटम। तो जब इसमें एक ही हाइड्रोजन एटम होता है तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि वाटर के साथ मात्र एक यहां पे H बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जब आप यहां पे देखो, अगर आप यहां पे देखो H बॉन्ड का संख्या कितना हो रहा है और +I का संख्या कितना हो रहा है। बच्चों अमोनिया का जो कंजुगेट एसिड है इसमें H बॉन्ड का संख्या 4 है और +I का संख्या 0 है। और अगर बातें करें हम लोग 1 डिग्री एमीन का कंजुगेट एसिड, तो H बॉन्ड का संख्या 3 है और +I का संख्या सिर्फ 1 है। और अगर हम लोग बातें करें 2 डिग्री एमीन के कंजुगेट एसिड का, तो 2 डिग्री एमीन के कंजुगेट एसिड में देखोगे तो 2 है H बॉन्ड और 2 है +I। और उसके बाद टर्सरी एमीन का कंजुगेट एसिड की बातें करें, यहां पे टोटल H बॉन्ड का संख्या 1 है और +I का संख्या आप देखोगे तो 3 है कि नहीं है? अरे बोलो ना, हाँ कुछ तो बोलो। इसके आधार पे अगर आप लोग देखोगे तो H बॉन्ड के आधार पे सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट एसिड है अमोनिया का, +I के आधार पे सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट एसिड है टर्सरी एमीन का, क्योंकि टर्सरी एमीन के कंजुगेट एसिड में 4 है +I और H बॉन्ड एक ही है, जबकि अमोनिया के कंजुगेट एसिड में सबसे ज्यादा यहां पे हम लोग कहते हैं कि H बॉन्ड है 4 है और +I 0 है। तो अकॉर्डिंग टू +I इफेक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट एसिड ये होना चाहिए, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होना चाहिए टर्सरी एमीन का। और अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट यानी कि सॉल्वेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए यहां पे अमोनिया का कंजुगेट एसिड, और बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होना चाहिए अमोनिया का, फिर प्राइमरी एमीन का, फिर सेकेंडरी एमीन का, और सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ होना चाहिए टर्सरी एमीन का, क्योंकि H बॉन्ड वहां पे मात्र एक बनता है। लेकिन आप जानते हो जब एक्वाटिक मीडियम में आपको पूछा जाता है बेसिक स्ट्रेंथ, तो अगर आपको मिथाइल और इथाइल, खास करके ये दोनों दिया हुआ है, मिथाइल और इथाइल दिया हुआ है, तो ना ही आंसर होता है यहां पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और ना ही होता है आंसर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो क्या होता है यहां पे कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन not only depends upon +I effect or solvation effect, but basic strength of amine in aquatic medium depends upon combined effect of +I effect, solvation effect and steric hindrance, जिसके कारण कि आप लोग यहां पे सबसे पहले अगर आप लोगों को पूछा जाता है कहीं पे स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कंजुगेट एसिड इन एक्वाटिक मीडियम, तो पहले हम लोग देखते हैं कि एक्वाटिक मीडियम में कंजुगेट एसिड का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। बच्चों यहां पे प्रायोरिटी दिया जाता है नंबर ऑफ H बॉन्ड को, और नंबर ऑफ H बॉन्ड के आधार पे सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पे जो होने वाला है वो होता है NH4+, क्योंकि यहां पे 4 H बॉन्ड होता है। उसके बाद होता है इसके केस में RNH3+, क्योंकि यहां पे 3 H बॉन्ड होता है। उसके बाद होता है R2
NH2 प्लस, क्योंकि यहां पे 2 H बॉन्ड होता है, और सबसे कम स्टेबल यहां पे होता है R3NH प्लस, क्योंकि मात्र यहां पे 1 H बॉन्ड होता है। यह भी एनसीईआरटी में आप लोगों को दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। जिसके कारण हम लोग यहां पे कहते हैं कि जब कंजुगेट एसिड का स्टेबिलिटी इन एक्वाटिक मीडियम, अमोनिया है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होना चाहिए था। आप एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर शुड बी वहां पे मेंशन किया है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्योंकि एच बॉन्ड के आधार पे सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट एसिड यहां पे प्राइमरी एमीन का ही मिल रहा है। लेकिन क्या ये आंसर आता है? नहीं, क्योंकि यहां पे सिर्फ सॉल्वेशन इफेक्ट के कारण बेसिक स्ट्रेंथ यहां पे नहीं निकाला जाता है। तब यहां पे कैसे निकाला जाता है? तो मैंने आपको पार्ट 1 वाले वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको मिथाइल कहीं पे दिया हुआ है तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होता है 2 डिग्री का, उसके बाद होता है यहां पे 1 डिग्री का, उसके बाद होता है यहां पे इसके केस में 3 डिग्री का, CH3 का होल 3 N, और सबसे कम होता है यहां पे अमोनिया का। और याद करने का ट्रिक आप लोगों को बताया था 213। कम कार्बन है, एक कार्बन है, वो कम कार्बन हुआ, सबसे लोएस्ट कार्बन है, तो वह कहेंगे लोएस्ट संख्या 213, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। लेकिन अगर आपको यहां पे इथाइल दिया हुआ है, इथाइल जब भी दिया हुआ रहेगा, मीडियम अगर मेंशन नहीं है तो आपको कहना होगा 231। मिथाइल में एक कार्बन है, कम संख्या, कम कार्बन तो कम संख्या। इथाइल में 2 कार्बन है, ज्यादा कार्बन है, ज्यादा संख्या, तो 2 डिग्री। उसके बाद यहां पे ध्यान रखेंगे C2H5 का होल 3 N, उसके बाद यहां पे 1 डिग्री हो जाएगा C2H5 NH2, और सबसे लास्ट में तो चाहे इथाइल हो चाहे मिथाइल हो, अमोनिया होगा। इसके केस में कहोगे 231। याद आ रहा है ना? तो ज्यादा कार्बन है, ज्यादा संख्या 231, कम कार्बन है, कम संख्या, छोटा संख्या 213। याद हो गया ना? 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री मिथाइल के केस में, और 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री इथाइल के केस में। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम लोग यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताएंगे। लेकिन अगर आपको कंजुगेट एसिड का स्टेबिलिटी इन कंजुगेट एसिड पूछेगा तो आप कहोगे अमोनिया का कंजुगेट एसिड 4H1 बनाता है, उसके बाद प्राइमरी अमीन का कंजुगेट एसिड 3H1 बनाता है, सेकेंडरी अमीन का कंजुगेट एसिड 2H1 बनाता है, और टर्सरी अमीन का कंजुगेट एसिड 1H1 बनाता है। उसके आधार पे आप इसका लिख सकते हो स्टेबिलिटी। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो बेसिक स्ट्रेंथ से पूछा जा सकता है। आप बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को आप सहेज करके अच्छे तरीके से बनाइएगा, तो एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? ओके, एक देखिए, एक बेसिक स्ट्रेंथ का और मैं आपसे क्वेश्चन बनवा लेना चाहता हूं। जैसे कि एक मेरे को ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि ये दिया हुआ है एनिलीन, बिल्कुल, और नेक्स्ट आपको एक ऐसा दिया हुआ है, इसका नाम हम लोग पढ़ते हैं बेंजाइल एमीन। अगर नाम नहीं आता है तो नाम लिख लिया कीजिए। इसका नाम होता है बेंजाइल एमीन, इसका नाम होता है बेंजेनामाइन या फिर एनिलीन, ये है बेंजाइल एमीन। अगर इसमें पूछेगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, इसका लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड, यानी कि नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, लोन पेयर सिंगल। इसका लोन पेयर क्या है? डीलोकलाइज्ड। जिसका लोन पेयर अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना, उसका डोनेटिंग पावर कम होता है, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है। आप कहोगे बेंजाइल एमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। बिल्कुल, बेंजाइल एमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, ऐसा होता है। एक यहां पे देखोगे एग्जाम्पल का क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल है 13.4, और इसमें पूछा क्या जा रहा है? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। एक दिया हुआ है C6H5NH2, यानी कि दिया हुआ है एनिलीन। नेक्स्ट एक दिया हुआ है इसके केस में C2H5NH2, एक ऐसा दिया हुआ है, और उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ है ये है C2H5 का होल 2, और इसके साथ है NH, यानी कि सेकेंडरी एमीन, और उसके बाद यहां पे दिया हुआ है अमोनिया। बच्चों आपको देखना पड़ेगा कि यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होने वाला है। देखिए, तो सबसे पहली बात तो मैं कह सकता हूं कि सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ फर्स्ट का होगा, क्योंकि फर्स्ट का जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है। तो जब इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हो गया तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। सेकंड और थर्ड और फोर्थ का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। उसका लोन पेयर फ्री है,
रेजोनेंस में नहीं है। अब देखिए मैंने कहा था ना, जहां कहीं भी इथाइल अगर दिया हुआ है, इथाइल के केस में होता है 231, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। मीडियम मेंशन नहीं है, सिंपल अगर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा और मिथाइल और इथाइल अगर दिया हुआ है एमीन में, आप कहोगे वहां पे लेना है एक्वाटिक मीडियम। आप कहोगे कि सबसे ज्यादा यहां पे होगा 2 डिग्री का, यानी कि होगा 3 का, उसके बाद 3 डिग्री तो है नहीं कहीं पे, तो 3 डिग्री है नहीं, तो इसके बाद हो जाएगा डायरेक्ट 1 डिग्री का, यानी कि इथाइलेमिन का। उसके बाद अमोनिया और एनिलीन में, तो अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा क्योंकि यहां पे दिया हुआ है एनिलीन, और एनिलीन में लोन पेयर है डीलोकलाइज्ड, तो आप कहोगे अमोनिया इज मोर बेसिक देन एनिलीन। ठीक है, इस तरीके से आप इसका निकाल सकते हो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बड़े ही आराम से। अब देखिए ये तो आप लोगों ने यहां पे देख लिया बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट आप लोगों को बता दिया, बेसिक स्ट्रेंथ वगैरह भी आप लोगों को थोड़ा डिस्कस कर दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और पार्ट 1 में भी हमने बेसिक स्ट्रेंथ आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के पार्ट 1 भी ढूंढ सकते हैं और वहां पे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब यहां पे देखते हैं लोग रिएक्शन ऑफ एमाइंस, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है रिएक्शन ऑफ एमाइंस। वेरी गुड। और इसमें सबसे पहले नंबर पे जो रिएक्शन को हम लोग लॉन्च करने वाले हैं वो है रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक पार्ट और लेकर के आऊंगा, पूरा क्लियर कर दूंगा। रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। बच्चों जैसे कि आप लोग यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ है आपको इथेनामाइन। क्या दिया हुआ है? इसका जो नाम होता है इसको हम लोग कहते हैं इथेनामाइन या फिर कहते हैं इथाइलेमिन। और इसका जो रिएक्शन हम लोग यहां पे कराने जा रहे हैं, मान लीजिए इसका रिएक्शन हमने इस बार करा दिया एसिटाइल क्लोराइड के साथ। तो बच्चों कोई भी इस प्रकार से एसिड क्लोराइड दिया हुआ रहेगा और हम लोग यहां पे मीडियम में रखते हैं पायरिडीन बेस। तो पायरिडीन बेस के प्रेजेंस में अगर आप लोगों को यहां पे कहा कि इथेनामाइन का रिएक्शन करवाते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ, यानी किसी भी एसिड क्लोराइड के साथ, तो कुछ नहीं करना है बाबा, एमीन से H+ निकालो और एसिड क्लोराइड जो भी दिया हुआ है, यहां हम मिथाइल लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो, यहां Cl- निकालो। बचता क्या है? जो बचता है लिखो C2H5, बच गया NH, C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 और बाहर हो गया इसके केस में HCl। नाम क्या होगा? 2 कार्बन का पैरेंट चेन है, तो 2 कार्बन के पैरेंट चेन है और ये एमाइड है फंक्शनल ग्रुप, तो नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा N इथाइल इथेनामाइड, या फिर हम लोग इसको कहते हैं एसिटामाइड। देखो ना कितना आसान सा आ गया। इसी तरीके से अगर मान लो कि यहां पे दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड OCl एसिटाइल क्लोराइड, और इस एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन दे दिया N इथाइल इथेनामाइड, इसका नाम कोई पूछेगा तो क्या पढ़ोगे? इसका नाम पढ़ोगे आप N इथाइल इथेनामाइन। बिल्कुल। और इसका भी रिएक्शन यहां पे देता हूं इस पायरिडीन बेस के प्रेजेंस में। वो पायरिडीन क्या करता है? जो HCl निकलता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो बहुत ही सिंपल है, यहां से निकालो H+, यहां से निकालो Cl-, HCl यहां से बाहर कर दो और HCl बाहर करने के बाद जो बचता है उसको कंबाइन करो। कंबाइन करोगे ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और उसके साथ यहां पे N के साथ हो गया C2H5 का होल 2 और बाहर कर दो HCl। तो जो HCl यहां पे निकला है उस HCl को पायरिडीन बेस न्यूट्रलाइज कर देता है और जो बना इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा NN डाइइथाइल इथेनामाइड। बिल्कुल ध्यान रखना बच्चों, यहां पे NN डाइइथाइल इथेनामाइड का फॉर्मेशन कर देगा बड़े ही आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है ना अच्छे तरीके से? लेकिन अगर आपको कोई भी आपको दिया हुआ है इस तरीके से एसिड क्लोराइड, और ये एसिड क्लोराइड का रिएक्शन अगर आपको देता है 3 डिग्री एमीन के साथ, देखो ना बच्चों ये कितना डिग्री है? ये है 3 डिग्री एमीन, जबकि ऊपर वाला ये जो है ना ये वाला ये है 2 डिग्री एमीन और ये है यहाँ पे 1 डिग्री एमीन। तो टर्सरी एमीन के साथ आप लोग बड़े आराम से कह सकते हो कि रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखोगे किसी प्रकार का कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसलिए आप कहोगे यहाँ पे नो रिएक्शन। ये तो हो गया एसिड क्लोराइड के साथ कि एमीन में अगर नाइट्रोजन से अटैच्ड कम से कम एक H है तो उस नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन को निकाल दीजिएगा H+ के रूप में और एक वहां से एसिड क्लोराइड में से निकाल दीजिएगा Cl-, और अगर
एसिड क्लोराइड का रिएक्शन होता है प्राइमरी एमीन के साथ तो बनता है सेकेंडरी एमाइड, और जब एसिड क्लोराइड का रिएक्शन होता है सेकेंडरी एमीन के साथ तो बनता है टर्सरी एमाइड। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बहुत बड़े आराम से रिएक्शन करा करके प्रोडक्ट बना सकते हो। अब देखो नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें कि C6H5NH2, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं बेंजेनामाइन, बेंजीन प्लस एमाइन यानी कि बेंजेनामाइन, या फिर इसी को यहाँ पे कहा जाता है बच्चों हम लोग यहाँ पे कहते हैं बड़े आराम से एनुलीन, एनुलीन कहते हैं। और इसका रिएक्शन अगर मान लीजिए कि हमने करा दिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, अब सीखिए कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ किस तरीके से रिएक्शन होता है, बनता क्या है। तो सबसे पहली बात, इसका जो नाम होता है इसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। अब जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगा तो मैकेनिज्म का नाम क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन होगा तो यहां पे तोड़ दीजिए प्लस और माइनस, यही न्यूक्लियोफाइल यहां पे ऐड होगा और बाहर होगा O माइनस। ये जो O माइनस निकला यही O माइनस H प्लस को पिक करता है और NH माइनस के साथ CO प्लस जाकर के ऐड होता है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, थोड़ा सा कोई दिक्कत आपको, देखो तो इसको मैंने थोड़ा सा ओपन कर दिया C6H5 और इसके साथ जो NH माइनस है वो NH माइनस जाकर के ऐड हो गया CO प्लस CH3 के साथ, और बाहर हो जाएगा क्या, बाहर हो जाएगा बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ O माइनस, उस O माइनस के साथ H प्लस जाएगा। अरे सो मत जाओ, पढ़ो ध्यान से। अब आप देखो इसके केस में जो फॉर्मेशन करेगा CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ OH। अब नाम इसका क्या होगा, अब इसका नाम जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एन फिनाइल, एन फिनाइल इथेनामाइड, इथेन प्लस एमाइड, इसको हम लोग कहते हैं एन फिनाइल इथेनामाइड, या फिर इसी का नाम होता है एसिटानिलाइड। बिल्कुल ध्यान रखना, इसी का जो नाम हो जाता है इसको हम लोग यहां पे कहते हैं एसिटानिलाइड। पढ़ो बढ़िया से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो एक एक रिएक्शन को। इसी तरीके से बच्चों अगर आपको यहां पे कुछ ऐसा रिएक्शन दिया जाता है कि मान लीजिए ये दे दिया गया है इसके केस में बेंजॉइल क्लोराइड, इसका अगर आपसे नाम कोई पूछे तो इसका जो नाम होता है इसको हम लोग कहते हैं बेंजॉइल क्लोराइड। बिल्कुल, इससे पहले एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया, अभी आपको हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाया जब बेंजेनामाइन का, यहां पे फॉर्मेशन जो किया एन फिनाइल इथेनामाइड, उसको हम लोग कहते हैं एसिटानिलाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब देखिए बेंजॉइल, इसका नाम होता है बेंजॉइल क्लोराइड, और इस बेंजॉइल क्लोराइड का रिएक्शन अगर आपको देता है मिथेनामाइन के साथ, इसका कोई नाम पूछेगा आपसे, तो ये सब आपको अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं मिथेनामाइन, मिथेनामाइन। अब इस मिथेनामाइन के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे क्या होगा, अरे वही होगा जो होते आया है एसिड क्लोराइड के साथ। यहां से H प्लस, यहां से Cl माइनस निकालो और जो बचा उसको कंबाइन कर दीजिए बाबा। अब जैसे इसको कंबाइन करते हो तो यही फॉर्मेशन करता है C डबल बॉन्ड O, उसके साथ NH और यही है ना, C डबल बॉन्ड O के साथ NH और मिथाइल, बाहर हो गया HCl, और इसका जो नाम होगा इसको हम लोग पढ़ते हैं एन मिथाइल बेंजामाइड, इसको हम लोग कहते हैं एन मिथाइल बेंजामाइड। इस तरीके से यहां पे फॉर्मेशन होता है एन मिथाइल बेंजामाइड। और जानते हो अगर आप ऐसा करते हो कि इसी बेंजॉइल क्लोराइड का रिएक्शन आप करवा देते हो एनिलीन के साथ, तो अगर हम लोग बेंजॉइल क्लोराइड का रिएक्शन एनिलीन के साथ करते हैं तो क्या बनता है, देखा जाए, बड़े आराम से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यहां से दिया हुआ है इस तरीके से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन निकल करके आने वाला है, इसको हम लोग कहते हैं बेंजॉइल क्लोराइड, और इस बेंजॉइल क्लोराइड का रिएक्शन अगर आप लोगों को यहां पे कुछ इस तरीके से दिया जिसको कि हम लोग यहां पे कहते हैं एनिलीन, और इस एनिलीन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से आप निकाल दीजिए फिर से HCl। बिल्कुल, अरे ये NH2 है, NH2 में से एक H को हमने बाहर कर दिया है। अब जैसे आप रिएक्शन करवाओगे तो इसका जो नाम यहां पे निकल करके आने वाला है C डबल बॉन्ड O, NH के साथ यहां पे एक रिंग, बाहर हो गया यहां पे HCl। देखो ना, अब इसका नाम क्या होगा, N पे फिनाइल है, आप कहोगे N फिनाइल, और इसका हम लोग नाम कहते हैं बेंजामाइड। यस, जैसे ये हुआ N मिथाइल, N पे मिथाइल था, N मिथाइल बेंजामाइड, यहां पे एनिलीन है तो नाम हो जाएगा N फिनाइल बेंजामाइड। और आप प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन पेज बनाओगे तो नाम पूछा है रिएक्शन का कि जब हम लोग बेंजॉइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं एनिलीन के साथ तो जो बनता है प्रोडक्ट N फिनाइल बेंजामाइड, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का जो नाम होता है उसी को हम लोग कहते हैं शॉर्टेन
बोमान, शॉर्टेन बोमान रिएक्शन इसी को कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ बेंजोइल क्लोराइड होगा और कुछ नहीं होगा बच्चों। तो जब आप बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हो एनिलीन के साथ या फिनॉल के साथ, फिनॉल के केस में भी आप लोगों को बताया था कि बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन जब कराते हैं फिनॉल के साथ तो वहां पे बन रहा था ईस्टर, और यहां जब एनिलीन के साथ कराते हैं तो फॉर्मेशन करता है इसके केस में एमाइड, तो एन फिनाइल बेंजामाइड का फॉर्मेशन होता है और इस रिएक्शन को हम लोग जानते हैं शॉर्टेन बोमान रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये सारे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहां से देखिए और समझिए बातों को कि जब भी हम लोग किसी एसिड क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ तो प्राइमरी एमाइड, प्राइमरी एमीन के साथ सेकेंडरी एमाइड, सेकेंडरी एमीन के साथ टर्सरी एमाइड और टर्सरी एमीन के साथ नो रिएक्शन। याद हो गया ना सब लोगों को? वेरी गुड। आज हम लोग देखते हैं आज के क्लास का एक लास्ट रिएक्शन, उसके बाद अगले लेक्चर लेकर के आऊंगा तो पूरा का पूरा कंप्लीट फिनिश्ड कर दूंगा, ठीक है ना? बिल्कुल। अब देखिए एक नेक्स्ट यहां पे हम लोग रिएक्शन देखते हैं सेकेंड नंबर में, वो यहां पे ऐसा है, इसको हम लोग कहते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन, कार्बाइल एमीन रिएक्शन, और इसी को यहां पे कहा जाता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। किसका होता है? तो ये होता है ऑफ 1 डिग्री एमीन। बिल्कुल, ये सिर्फ 1 डिग्री एमीन ये टेस्ट देता है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ 1 डिग्री, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, सिर्फ 1 डिग्री देता है। यहां पे कैसे लिखा हुआ रहेगा? जैसे कि ये दिया हुआ है RNH2, इसी को यहां पे कहा जाता है प्यारे बच्चों 1 डिग्री एमीन। इसका रिएक्शन आपको लिखा हुआ रहेगा क्लोरोफॉर्म के साथ, बिल्कुल क्लोरोफॉर्म के साथ लिखा हुआ रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली मीडियम इथानोलिक KOH लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, इथानोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इथानोलिक KOH हीट करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन। बनता क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये जो NH2 है ना, NH2, यही NH2 कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइनाइड में। बिल्कुल, ये जो NH2 है कन्वर्ट हो जाता है NC आइसोसाइनाइड में। इसी को हम लोग यहां पे कह देते हैं, जो भी है एल्काइल है तो एल्काइल आइसोसाइनाइड, या फिर इसको हम लोग कहते हैं आइसोनाइट्राइल्स भी कह सकते हैं। साथ में यहाँ पे KCl और साथ में H2O वगैरह जो भी बाहर होना होता है ये तो बाहर हो ही जाता है, समझ गया ना? और इसका जो होता है, इसका वेरी बैड आप कह सकते हो फाउल स्मेलिंग होता है, बहुत ही बदबू देता है, बहुत ही गंदा स्मेल देता है ये आइसोसाइनाइड। कोई भी यहां पे हो सकता है, चाहे एलिफैटिक हो सकता है चाहे एरोमेटिक हो सकता है, किसी भी प्रकार का 1 डिग्री एमीन ले सकते हो। जैसे मान लो आपने ले लिया एनिलीन, तो एनिलीन भी आप लोगों को यहां पे टेस्ट देगा पॉजिटिव, कार्बाइल एमीन टेस्ट यानी आइसोसाइनाइड टेस्ट। यहां पे लिखा हुआ रहेगा क्लोरोफॉर्म, और बैलेंस करने के लिए हम लोग लेते हैं यहां पे 3 KOH, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा हम लोग 3 लिखें ही, डायरेक्ट आपको क्लोरोफॉर्म प्लस KOH लिखा हुआ रहेगा। आपको क्या करना है, जो NH2 है वो NH2 NC में कन्वर्ट होता है, तो इसको NC हम लोग लिख देते हैं, साथ में KCl और H2O यहां से बाहर कर देते हैं, वो 3 लिखते हैं सिर्फ बैलेंस करने के लिए। या फिर मेरे को हम लोगों को ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे इथाइल एमीन, या फिर इसी को हम लोग इथेनामाइन कहते हैं, ऐसा लिख देता है क्वेश्चन में कि CH Cl3, और पोटासियम और सोडियम कुछ नहीं लिखा, सिंपल यहां पे लिख दिया OH-, यानी बेसिक मीडियम में जब आप प्राइमरी एमीन को, ध्यान दीजिएगा दोनों यहां पे प्राइमरी एमीन है, तो कार्बाइल एमीन टेस्ट पूछेगा कौन ऐसा कंपाउंड है जो पॉजिटिव देता है, आप कहोगे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन देता है, इसके अलावा नहीं देता है। इसलिए यहां पे जो भी NH2 है वही NH2 कन्वर्ट हो जाता है NC में, तो N+C में आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, और साथ में यहां पे पोटासियम तो दिया नहीं है तो डायरेक्ट यहां पे बाहर कर देते हैं हम लोग Cl- और साथ में H2O, ये दिस दैट बाहर हो जाता है। आप कहोगे कि इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं कि जहां पे NH2 है, अब NH2 के साथ जो भी अटैच्ड है वो अपनी जगह पे रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ आपको NH2 जो दिया हुआ है उस NH2 को कन्वर्ट करना होता है NC में, यानी कि आइसोसाइनाइड में। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ाई किया था पार्ट 2 में कि आइसोसाइनाइड का जब रिडक्शन करते हैं तो सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। ये सब बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सिखाने का मैंने प्रयास किया था। अब क्वेश्चन ये है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एमीन, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एमीन गिव पॉजिटिव कार्बाइल एमीन टेस्ट, या फिर देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमीन गिव पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट।
कौन ऐसा एमीन है जो पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा या फिर कार्बाइल एमीन टेस्ट देगा। इतना ही छोटी सी बातों को आप लोगों के सामने रखा जाता है, पूछा जाता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को ऐसा देता हूं जिसमें कि ये दिया हुआ है एनोलिन। सेकेंड में आप लोगों को ऐसा दिया गया है जिसमें कि इसको हम लोग कहते हैं एन मिथाइल एनोलिन। देखिएगा मजा आने वाला है। उसके बाद यहां पे ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि एन के साथ CH3 का होल टू, ये दिया हुआ है NN डाइमिथाइल एनोलिन। 4 में आप लोगों को ऐसा दिया गया है जिसमें कि CH3 एंड CH2 के साथ यहां पे दिया हुआ है NH2 प्रोपेन 1 एमाइन। उसके बाद जो दिया हुआ है यहां पे वो दिया हुआ है प्रोपेन 2 एमाइन। 6 नंबर में कुछ ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि ऐसा है यहां पे 3 मिथाइल है, उसके साथ NH2 है, ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। और 7th नंबर में कुछ ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि CH3 CH2 यानी कि N मिथाइल इथेनामाइन। 8 नंबर में आपको NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन ऐसा दिया हुआ है। अब देख लीजिए इसमें से बच्चों आपको सबसे पहले मालूम होनी चाहिए कि प्राइमरी एमीन किसको कहते हैं। जहां नाइट्रोजन से अटैच सिर्फ एक कार्बन होगा, जहां नाइट्रोजन से अटैच सिर्फ एक कार्बन होगा उसको कहेंगे प्राइमरी एमीन। और जहां नाइट्रोजन से अटैच 2 कार्बन होगा उसको कहेंगे सेकेंडरी एमीन। और जहां नाइट्रोजन से अटैच 3 कार्बन होगा उसको कहेंगे टर्सरी एमीन। यहां पे कार्बन का डिग्री नहीं देखा जाता है, यहां डिग्री देखने के लिए नाइट्रोजन के साथ कितना कार्बन अटैच्ड है उसको देखा जाता है। जैसे यहां देखिए, यहां नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन है तो प्राइमरी एमीन हो गया, इसको हम लोग कहेंगे कि कार्बाइल एमीन टेस्ट पॉजिटिव देगा। लेकिन यहां पे नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन है तो सेकेंडरी एमीन हो गया, ये कार्बाइल एमीन टेस्ट निगेटिव देगा। यहां पे नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन है, 2 मिथाइल 1 रिंग, आप कहोगे टर्सरी है, यानी कि ये भी निगेटिव देगा। यहां देखिए यहां पे पॉजिटिव देगा क्योंकि नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक कार्बन है, पॉजिटिव देगा। यहां पे पॉजिटिव देगा। अक्सर बच्चे यहां पे गलती कर बैठते हैं, वो देख लेते हैं कार्बन को, ये कार्बन 2 डिग्री है, नाइट्रोजन को आपको देखना होता है कि नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन है, इसलिए इसको भी हम लोग कहते हैं 1 डिग्री और ये पॉजिटिव देगा कार्बाइल एमीन टेस्ट। यहां देखिए यहां भी आपको गलती हो जाता है अक्सर बच्चे से कि कार्बन का डिग्री देख लेता है वो टर्सरी है, कार्बन का देखना ही नहीं है, यहां पे देखना है नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन से अटैच सिर्फ एक कार्बन है, इसलिए इसको भी हम लोग यहां पे कहते हैं प्राइमरी, यानी कि पॉजिटिव देगा यहां पे कार्बाइल एमीन टेस्ट। यहां देखिए यहां नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो इसको कहते हैं सेकेंडरी, ये नहीं देगा कार्बाइल एमीन टेस्ट पॉजिटिव। यहां देखिए नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन है, ये हो गया टर्सरी, तो कार्बाइल एमीन टेस्ट ये नहीं देगा। तो बच्चों ये आप लोगों ने सीखा कि कार्बाइल एमीन टेस्ट कौन देगा पॉजिटिव, कौन देगा नेगेटिव, अच्छे तरीके से आप लोगों ने आज सीख लिया। तो जितने भी यहाँ पे अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंपॉर्टेंट बातें था उसको मैंने बताने का कोशिश किया। आप लोग एनसीईआरटी से जरूर पढ़िएगा और उसके बाद रिएक्शन अभी मैंने आपको 2 बता दिया है, अगले क्लास में इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और तब तक आप यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको पढ़िए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया कीजिए, आपको बहुत काम आएगा नीट एग्जाम में। और कॉन्फिडेंस देता है वही सारे के सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाइए जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाया हूँ पार्ट 1 में, और अपने से भी आप जो भी क्वेश्चन है आपके पास बना सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए, जितना हो सके उतने अपनी जिंदगी के प्रति हमेशा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ईमानदार रहिए और अच्छे से अपना काम करिए, पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।